आज हम लोग रॉ मटेरियल्स और इसके माइनिंग और इसके रॉ मटेरियल्स के प्रिपरेशन के ऊपर देखेंगे, लाइम और सीमेंट का। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पोर्टलैंड सीमेंट में 4 मेजर फेज होते हैं। एक था C2S, C3S, C4AF और C3A। तो अब इन सब फेज को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत हमको पड़ती है। तो आज का लेक्चर का हमारा आउटकम होगा जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स कौन कौन से अलग अलग रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है उसको रिकॉग्नाइज करना, और लाइमस्टोन के फॉर्म को डिस्क्राइब करना। तो सीमेंट प्रोडक्शन के लिए हमें इन 5 मेजर कैटेगरी की रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड्स कंटेनिंग रॉ मटेरियल्स। तो कैल्शियम ऑक्साइड्स के लिए जो है हम लोग लाइमस्टोन का, चौक का, कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। एल्युमिनियम सिलिकेट कंटेनिंग रॉ मटेरियल के लिए हम लोग क्ले का, वोल्केनिक एश का, फ्लाई एश का, वोल्केनिक रॉक का यूज करते हैं। लाइम सिलिकेट के लिए हम लोग वॉलस्टोनाइट का यूज करते हैं। हम लोग कैल्शियम सिलिकेट के बारे में पढ़े थे लास्ट सेमेस्टर में, उसमें जो है वॉलस्टोनाइट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट होता है। सप्लीमेंट्री रॉ मटेरियल के रूप में या करेक्टिव रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग सैंड का, बॉक्साइट का, FO2O3 का यूज करते हैं। और सेट प्रिवेंटिंग रॉ मटेरियल्स में हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। आप लोग लास्ट टाइम जो एक वेबिनार हुआ था सीमेंट प्रोडक्शन का सुने थे? यस सर, देखे थे। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, यही मेजर 5 कैटेगरी के रॉ मटेरियल का यूज किया जाता था सीमेंट बनाने के लिए। आइदर वो व्हाइट सीमेंट हो या ग्रे सीमेंट हो या पोर्टलैंड सीमेंट हो। तो आप उसमें बताया गया था कि जिप्सम का यूज जो है सेट प्रिवेंटिंग रॉ मटेरियल्स के रूप में किया जाता है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जिप्सम सेटिंग को प्रिवेंट करता है। जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट में फेज था, उस फेज को अचीव करने के लिए लगभग 63 to 67% कैल्शियम ऑक्साइड्स की जरूरत पड़ती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मेजर कंटेंट होता है हमारे पोर्टलैंड सीमेंट में। यहाँ वही लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड इज मेजर कंटेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट, इट्स कंपोजिशन इज अराउंड 63 to 67%। अभी हम लोग देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में हम लोग लाइमस्टोन का यूज करते हैं, चौक का यूज करते हैं। तो लाइमस्टोन को हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू पाते हैं, और कहीं कहीं जो है अंडरग्राउंड माइनिंग के रूप में भी ये मिलता है। इसको हम लोग ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग ये सब के द्वारा माइनिंग इसका किया जाता है। इसको बड़े बड़े फ्रेगमेंट में पहले तोड़ा जाता है, फिर जॉ क्रशर का यूज करके या और भी दूसरे टाइप का क्रशर का यूज करके इसको हम लोग छोटे छोटे फ्रेगमेंट में या फाइनल प्रोडक्ट में इसको बनाते हैं। उसके बाद इसका यूज हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। जो इसका माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद हम लोग उस मटेरियल को माइन से बड़े बड़े फ्रेगमेंट निकलते हैं, उसको छोटे रूप में कहीं कहीं जहाँ पे माइनिंग किया जाता है वहीं पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन करके हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में ले जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ पे मेजर 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में एक्सट्रैक्टिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल किया जाता है, होमोजेनाइजिंग रॉ मटेरियल किया जाता है, क्लिंकर प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद सीमेंट ग्राइंडिंग किया जाता है।
हम लोग इस प्रोसेस को भी आगे देखेंगे। Moreover, the limestone considered for the production of aggregate must pass through several stages in crushing and sorting system in order to produce the size required for marketing. ठीक है। अब आगे जो है वो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के सोर्स के फॉर्म में हम लोग चौक का यूज करते हैं। तो चौक क्या होता है? चौक इज ए सॉफ्ट वाइट एंड पोरस सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक। हम लोग जानते हैं कि इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ये एक आयनिक सॉल्ट होता है। चौक इज माइंड फ्रॉम चौक डिपोजिट। इसका माइनिंग हम लोग चौक डिपोजिट से करते हैं, बोथ एबव ग्राउंड एंड अंडर ग्राउंड। तो इसका भी माइनिंग जो है हम लोग ग्राउंड माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग किया जाता है। कल हम लोग 2 पिक्चर देखे थे कैसे हम लोग ग्राउंड माइनिंग करते हैं और अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं रिफ्रैक्ट्री में। चौक माइनिंग बम्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल boomed during the industrial revolution due to the need for chalk products such as quick lime and bricks। क्या हुआ कि धीरे धीरे जो जब डेवलपमेंट या सिविलाइजेशन होने लगा तो चौक का काफी ज्यादा यूज होने लगा, कैल्शियम कार्बोनेट का काफी ज्यादा यूज होने लगा, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग क्विक लाइम और कई सारे ब्रिक्स के फॉर्मेशन के लिए करने लगे। तो ये इसका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काफी ज्यादा हुआ। अगला हमारा सोर्स है कैल्शियम ऑक्साइड्स का कैल्शियम सल्फेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4। और ये नेचुरली अकरिंग रॉ मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। आप लोग जानते हैं कि जिप्सम का यूज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए करते हैं। इसमें भी जो है कैल्शियम सल्फेट ही पाया जाता है एनहाइड्रेट के फॉर्म में। और ये जनरली ओपन कास्ट और डीप माइनिंग के थ्रू हमें प्राप्त होता है। आज के डेट में वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है नेचुरल जिप्सम का अराउंड 127 मिलियन टन है पर एनम। अगला रॉ मटेरियल आता है कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड रॉ मटेरियल। तो क्ले का यूज हम लोग कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड रॉ मटेरियल के लिए करते हैं। आप लोग जानते भी होंगे क्ले का फॉर्मूला Al2O3.2SiO2.2H2 होता है। तो इसमें आप लोग देखिए कि इसमें कैल्शियम है और सिलिकेट है। और क्ले जो है बहुत फाइन रॉ मटेरियल्स होता है, सॉइल के फॉर्म में मिलता है। ये हाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। और जब हम लोग इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये प्लास्टिसिटी जनरेट करता है। क्ले में प्लास्टिसिटी जो है वो इसके पार्टिकल के साइज के कारण होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज काफी फाइन होता है, इसलिए ये प्लास्टिसिटी देता है। और ये फायरिंग के बाद हार्ड और ब्रिटिल हो जाता है। क्ले जो है हमारे अर्थ में काफी ज्यादा डिपॉजिट है इन द फॉर्म ऑफ स्लिट। और क्ले का फॉर्मेशन जो है रॉक के काफी समय के बाद केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। हम लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे क्ले का फॉर्मेशन। जो इग्नियस रॉक होते हैं उसमें क्वार्ट्ज फेल्सपार पाया जाता है, और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है वो काफी समय के बाद वेदरिंग एक्शन के कारण क्ले में कन्वर्जन होता है। और 2 टाइप के क्ले पाए जाते हैं, एक प्राइमरी क्ले और एक सेकेंडरी क्ले। जो प्राइमरी क्ले होते हैं इसको हम लोग रेसिडुअल क्ले कहते हैं, जहां पे फॉर्मेशन होता है क्ले का। यदि उसी प्लेस पर क्ले पाया जाता है तो इसको हम लोग प्राइमरी क्ले कहते हैं। यदि किसी वजह से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन इसका हो जाता है ड्यू टू वेदरिंग एक्शन या फ्लोड, तो क्या होता है इसका साइज और फाइन होने लगता है इरोजन के वजह से, और
और इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी आ जाती है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी क्ले या सीडिमेंट्री क्ले कहते हैं, क्योंकि ये सीडिमेंट्री डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट है वोल्केनिक लेक, वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक जो है ये लावा से फॉर्म होता है। जब लावा जो है वो कूल होता है तो वोल्केनिक रॉक का फॉर्मेशन करता है। वोल्केनिक रॉक जो है यूजुअली फाइन ग्राइंडेड होते हैं और इसके केमिकल कंपोजिशन के कारण इसका नाम वोल्केनिक पड़ा है। बसाल्ट इज ए वेरी कॉमन वोल्केनिक रॉक विथ लो सिलिका कंटेंट। बसाल्ट एक जो है वो वोल्केनिक रॉक है जिसमें सिलिका कंटेंट काफी कम होता है। इसके अलावे भी कई सारे वोल्केनिक रॉक होते हैं जैसे एनहाइड्राइट, डाकाइट, लेटाइट। आप लोग इसको जो है ये सब थर्ड सेमेस्टर में हम नहीं बताए थे इतना डिटेल्स में। आप लोग इस सेमेस्टर में आप खुद भी देखिए, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कीजिए। एक होता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश भी एल्यूमिनोसिलिकेट रॉ मटेरियल्स है। जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं, पल्वराइज्ड कोल को बर्न करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे पावर जनरेशन सिस्टम जो होते हैं वो वहाँ पे कोल को बर्न किया जाता है। ये बर्निंग पावर प्लांट, कोल बर्निंग पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पल्वराइज्ड कोल को बर्न किया जाता है, तो वो जो बाय प्रोडक्ट बनता है इसको फ्लाई ऐश कहलाता है। फ्लाई ऐश को पोजोलाना कहते हैं। पोजोलाना एक लेटेंट हाइड्रोलिक मटेरियल है। इसका मतलब ये है कि यदि पोजोलाना में या फ्लाई ऐश में कोई भी एक्टिवेटर को हम लोग डालेंगे तो ये इसमें सेटिंग और बाइंडिंग प्रॉपर्टीज जनरेट होता है। तो सेटिंग और बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ये हमारा मेन पर्पस है सीमेंट का। तो इसके मदद से भी हम लोग, फ्लाई ऐश के मदद से भी हम लोग सीमेंट बना सकते हैं। और यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हेन मिक्स्ड विथ लाइम एंड वाटर फ्लाई ऐश फॉर्म्स ए कंपाउंड सिमिलर टू पोर्टलैंड सीमेंट। जब हम लोग इसको लाइम और वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये पोर्टलैंड सीमेंट के समान प्रॉपर्टी जनरेट करता है। दिस मेक्स फ्लाई ऐश सुटेबल एज ए प्राइम मटेरियल इन ब्लेंडेड सीमेंट, मोजाइक टाइल्स एंड होलो ब्लॉक्स अमॉन्ग द अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। तो इसी वजह से जो फ्लाई ऐश के हैं, आजकल जो काफ़ी सारे सीमेंट कंटेंट ब्रिक्स बन रहे हैं, मोजाइक टाइल्स बन रहे हैं, हॉलो ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये चीज़ जो बन रहे हैं, फ्लाई ऐश काफ़ी हल्का होता है और ये सेटिंग और बाइंडिंग प्रॉपर्टीज के कारण ही इसका यूज किया जा रहा है। और व्हेन यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स, फ्लाई ऐश इंप्रूव द स्ट्रेंथ एंड सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट एंड मेक इट इजियर टू पंप। जब हम लोग फ्लाई ऐश का यूज कंक्रीट मिक्स में करते हैं तो उस टाइम पे ये इसके स्ट्रेंथ में भी इंप्रूव करता है और सेग्रीगेशन में भी मदद करता है और इसको आसानी से पंप अप भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फ्लाई ऐश बहुत फाइन होता है और जो कंक्रीट में पोर्स जहां जनरेट होता है वहां पे ये आसानी से पहुंच जाता है और उस पोर्स को ये आसानी से फिलअप कर सकता है। जब पोर्स ही नहीं रहेंगे तो स्ट्रेंथ हमारा उस प्रोडक्ट का बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फ्लाई ऐश काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है पोर्टलैंड सीमेंट जनरेशन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट का बाय प्रोडक्ट होता है। और फ्लाई ऐश जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट को यदि हम लोग यूज कर पाए तो वो तो हमारे लिए ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। इसी पर्पज से पोर्टलैंड से फ्लाई ऐश को हम लोग काफ़ी सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो फायरिंग में होता है। तो फायरिंग में यदि ज्यादा से ज्यादा बच पाए तो वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव उतना ज्यादा से ज्यादा
होता है। तो इस पर्पस के लिए भी फ्लाई ऐश काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरे रॉ मटेरियल्स की बात करें तो वोलिस्टोनाइट है। वोलिस्टोनाइट एक कैल्शियम सिलिकेट बेयरिंग रॉ मटेरियल है जिसका केमिकल फॉर्मूला CaSiO3 होता है। इसमें स्मॉल अमाउंट में आयरन ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीज ये रहते हैं, ये कंटेंट किए हुए, और ये यूजुअली व्हाइट कलर का होता है। और ये जब लाइमस्टोन या डोलोमाइट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ता है तब वोलिस्टोनाइट का फॉर्मेशन होता है। वोलिस्टोनाइट में लगभग 48% कैल्शियम ऑक्साइड्स होता है और 51% सिलिका होता है। तो हमारा पर्पस भी जो सीमेंट के लिए क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका। तो यहाँ ये भी एक सोर्स है रॉ मटेरियल्स का। बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल्स होता है वो हम लोग करेक्टिव रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में बॉक्साइट का यूज करते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग रॉ मटेरियल मिक्स तैयार करते हैं तो उसका केमिकल एनालिसिस होता है। तो केमिकल एनालिसिस में यदि हम लोग देखते हैं क्या एल्युमिना का परसेंटेज कम है तो उस केस में हम लोग बॉक्साइट का पाउडर लेते हैं और उस मिक्सर में मिक्स कर देते हैं। मिक्सर में मिक्स करने के बाद क्या होता है कि एल्युमिना का परसेंटेज जितना हमको चाहिए होता है उतना अचीव हो जाता है और फिर हम लोग उसको आगे क्लिंकराइजेशन या सीमेंट प्रोडक्शन के लिए उसको प्रोसीड करते हैं। तो बॉक्साइट आप लोग जानते हैं कि एल्युमिना ऑक्साइड्स बेयरिंग रॉ मटेरियल्स होता है और ये डिफरेंट ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। जिप्साइड, बोहेमाइट और डाइस्पोर का ये मिक्सर होता है। और बॉक्साइट्स का और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं एल्युमिना मेटल्स के प्रोडक्शन में और एल्युमिना ब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है। जिप्सम एक सॉफ्ट कैल्शियम सल्फेट बेयरिंग रॉ मटेरियल्स है और ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है। इसका यूज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए भी करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी करते हैं और सीमेंट में हम लोग इसको सेट प्रिवेंटिंग रॉ मटेरियल्स के लिए करते हैं। जो कैल्शियम एल्यूमिनेट रॉ मटेरियल्स होते, कैल्शियम एल्यूमिनेट फेज जो होता है सीमेंट में, हम लोग देखे थे अभी लास्ट क्लास में सीमेंट में कि एक कैल्शियम एल्यूमिनेट फेज होता है C3A। तो वो क्या करता है, वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। पानी डाले सीमेंट सेट हो गया, C3A सेट हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा कि पानी डालेंगे सेट हो जाएगा तो फिर हम उस पर सीमेंट और वाटर के मिक्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, जिप्सम उस कैल्शियम एल्यूमिनेट वाला जो पार्टिकल होता है उसको कोट कर देता है। तो वहां तक लिक्विड पहुंच ही नहीं पाता या लेट से पहुंचता है। तब लेट से पहुंचेगा तो उसका रिएक्शन हो नहीं पाएगा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेज के साथ। तो ये ऐसे सेटिंग को प्रिवेंट करता है। अब है क्या, हम लोग रॉ मटेरियल्स को जो माइनिंग से आता है उसको प्रोक्योरमेंट, सिलेक्शन और कैसे प्रोपोर्शनिंग करें। तो जो भी मटेरियल्स हम लोग ऊपर पढ़े हैं, सबसे पहले जब माइंस होते हैं वहाँ का थोड़ा सा मटेरियल लेकर के उसका हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं और केमिकल एनालिसिस करने के बाद हम लोग देखते हैं वो मटेरियल हमारे सीमेंट बनाने के लिए सूटेबल है या नहीं है। यदि सूटेबल होता है तब हम लोग उसको परचेज करते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग रेल या ट्रक के द्वारा करके हम लोग अपने इंडस्ट्री में मंगाते हैं और एक प्लांट के एरिया में स्टोर करते हैं। अब उस रॉ मटेरियल को फिर हम लोग क्रश करते हैं। यदि हम लोग मान लो कि केमिकल एनालिसिस ना किए और सारा मटेरियल हम लोग माइनिंग से मंगा लिए यहाँ बिना सैंपल कलेक्ट किए हुए माइनिंग का, तब क्या होगा, यहाँ माइनिंग से मटेरियल आ गया हमारा। अब देखे कि नहीं ये मटेरियल तो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तब तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी।
इतना सारा मटेरियल स्टोर किया हुआ बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए बहुत जगह देखा जाता है कि माइनिंग से थोड़ा सा सैंपल ला करके हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो उस मटेरियल को हम लोग मंगाते हैं। फिर स्टोर करने के बाद इस रॉ मटेरियल को क्रश करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, और यदि कैल्सिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है तो कैल्शियम किया जाता है। मान लो कि लाइमस्टोन यदि बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन में बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटी है तो उस टाइम हम लोग इसको कैल्साइन करके लाइमस्टोन को प्योर करते हैं। उसके बाद फर्दर इसका प्रोसेस करते हैं। फर्दर प्रोसेस में क्या करते हैं कि अब उसको अलग अलग साइलों में स्टोर करते हैं। फिर जब हमारा हम इसको फॉर्मुलेशन करते हैं, बैच को फॉर्मुलेशन करने के बाद उस साइलों में जा करके बैच कार हमें अलग अलग साइलों से रॉ मटेरियल कलेक्ट करता है, फिर मिक्स करके ये क्लिंकराइजेशन के लिए बैच किल या रोटरी किल में भेज देता है। और इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस फुलफिल हो जाता है। तो ये हमारा सारा रॉ मटेरियल्स के इसमें था, कैसे हम लोग प्रोक्योर करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे और कैसे उसको प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।